नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसका नाम है स्वस्थ राजनीति, जिसे स्पॉन्सर कर रहा है स्टे फिट टी। स्टे फिट टी आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और स्वस्थ राजनीति देश को स्वस्थ रखती है। आमतौर पे हम नेताओं के भाषणों को लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में सुन पाते हैं। निगम की कार्यवाही भी धीरे धीरे ही सही लेकिन जनता के बीच पहुंच रही है। उसी कार्यवाही में मुझे एक बहुत बेहतर चीज लगी, जो था कि निगम को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए। एसडीएमसी एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन मुकेश सुरयान इस प्रस्ताव को महापौर के सामने रख रहे थे और वो प्रस्ताव आपको जरूर सुनना चाहिए, सिंस जो एसडीएमसी की कार्यवाही है वो आमतौर पर पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाती। इसलिए मैं आज मुकेश जी से समय लेके आया हूँ। मुकेश जी, पहला सवाल तो एक ये जो आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इस चीज के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। क्या प्रयास ऐसे हैं जिससे एमसीडी आत्मनिर्भर हो जाएगी, उसके पास बजट बढ़ जाएगा, उसके पास पैसे बढ़ जाएंगे? देखिए, मैं जब जोन चेयरमैन था मैंने तब भी कई सारे प्रयास किए, उनमें हम सफल भी हुए। अभी भी मैं इसलिए लगातार मेरा एक ही प्रयास रहता है कि निगम सुचारू रूप से चले, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हटके चले और निगम आत्मनिर्भर बने। और निगम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम आगे बढ़ाकर हम निगम का आय बढ़ा सकते हैं। उनमें एक सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी टैक्स। दिल्ली की लाखों जनता प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहती है, लेकिन सटीक चीजें ना होने के कारण लोगों को दिक्कतें आती हैं, इसलिए लोग उसमें टैक्स नहीं भर पाते। लेकिन इस बार हमने बहुत सारी चीजें उसमें ठीक की हैं। ऑनलाइन पोर्टल को भी ठीक किया है, लोगों को जागरूक भी किया है, हमने सर्वे भी किया है और लोगों तक हमने अपने पत्राचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एड के माध्यम से बहुत सारी चीजों को हमने लोगों तक पहुंचाया भी है। तो हमने एक और अभियान भी चलाया था, हमने के नंबर के हिसाब से हम इस चीज़ को जागरूकता के आधार पर लेकर आए हैं कि जो हमारा बीएसएस डिपार्टमेंट है, जितने के नंबर्स हैं उसके आधार पर भी हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी, आपने कम्युनिटी हॉल के बारे में एक बहुत बेहतरीन बात कही, जिस चीज़ के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एमसीडी के पास बहुत सारे कम्युनिटी हॉल्स हैं, कई तो बहुत शानदार भी हैं, कुछ एक में अभी काम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, लेकिन वो कम्युनिटी हॉल आमतौर पर हमें बंद नज़र आते हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी देनी ही पड़ती है। क्यों ना कम्युनिटी हॉल को जनरल पब्लिक के लिए, जनरल इवेंट्स के लिए हमेशा के लिए खोल दिया जाए, ताकि जो ये कम्युनिटी हॉल से जो पैसा है वो एमसीडी की रेवेन्यू को इंक्रीज करे। मैंने ये प्रस्ताव ऑलरेडी रखा है और जो हमारे एमसीडी के जो कम्युनिटी हॉल हैं बहुत अच्छे हैं। चाहे द्वारका में ले लीजिए, साउथ दिल्ली में ले लीजिए, चाहे किसी भी वार्ड में ले लीजिए, इवन जो लोकल्स में भी हमारे बने वो भी काफी अच्छे हैं। बट हमने इसको थर्ड पार्टी को देने के लिए, मेरा अपना निजी प्रस्ताव है कि जो हमारे जो इवेंट मैनेजर हैं, जो शादियों का काम देखते हैं, उनके माध्यम से अब बार बार हम डिस्कस करते हैं कि किराया कम करा जाए। मैं कहता हूँ किराया कम ना करके हम इन चीज़ों की फैसिलिटी बढ़ा दी जाए जनता के लिए, और चीज़ों को जो और बढ़ चढ़कर, और जैसे हमारा जो द्वारका के बरातघर हमारे एसीज हैं वो फुली मेंटेन हैं, पूरे साफ सुथरे हैं, सुंदर से हैं, उनकी सुंदरता पे काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया है, बट वो उनकी बुकिंग कम है। मैं अभी 2 महीने पहले ही एक कम्युनिटी हॉल खुला है कमलजीत सहरावत जी के वार्ड में, मैं वहां पे गया था। शानदार कम्युनिटी हॉल, किसी 5 स्टार होटल को वो टक्कर देने लायक जगह थी। लेकिन स्टिल मैं वही कहूंगा कि इनकी बुकिंग्स कैसे इंक्रीज की जाएगी, और इनकी मतलब कि प्राइसिंग भले ही आप इंक्रीज ना करें, लेकिन आपको नंबर ऑफ बुकिंग्स इंक्रीज करना। जी, मेरा जो जोर है, जो कंसेप्ट मैं लेके आया हूँ, टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बुकिंग। मैं चाहता हूँ कि हमारे बरातघर पूरे 12 के 12 महीने बिजी रहें, चाहे वो शादी की बुकिंग हो, चाहे कोई अदर फंक्शंस हो, चाहे कोई गेट टुगेदर्स हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो। इन सब चीज़ों के लिए हम एक अभियान चला रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार जब अप्रैल से बजट हमारा आएगा तो ये सब चीज़ें हम लोग इस पे कर पाएंगे। और मेरा एक और सजेशन भी है इसमें कि हम जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं, जिसको लेकर जनता का अक्सर कॉलोनीज में रोष रहता है, हम जो हमारी छतें हैं इनकी, हम उनको भी यूज करना चाहते हैं। और हमारे जो कुछ रात घर से हैं जहाँ बुकिंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, नहीं हो पाते, हम उनको भी कोचिंग सेंटर के माध्यम से या कोई और मेडिकल सुविधा के माध्यम से या किसी डिस्पेंसरी के माध्यम से हम चाहते हैं वो मैक्सिमम टाइम बिजी रहे। इसी के अंदर मैं एक और चीज़ बात कहूँगा, जब आप इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि देश को ही थर्ड पार्टी को क्यों नहीं दे देते हैं। इसका जवाब क्या देंगे? देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं उनके सारे काम थर्ड पार्टी करती है, वो एनजीओ के माध्यम से सारे काम करते हैं और उनको कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में। विकास की बात वो करना नहीं चाहते, काम की बात वो करना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने मुख्यमंत्री से प्रेरित हैं। उनके मुख्यमंत्री भी जमीन पे कोई काम नहीं करते, टोटल पत्राचार पे काम करते हैं। जो जीएसटी का 40,000 का कलेक्शन जो दिल्ली सरकार को मिलता है, वो टोटल पैसा पार्टी के प्रचार में,
आम आदमी पार्टी के प्रचार में, अपने प्रचार में, और पार्टी का विस्तार अलग अलग राज्यों में बढ़ाने के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश में अपना विस्तार बढ़ाना हो, चाहे उत्तराखंड में बनाना हो, चाहे पंजाब में बढ़ाना हो, अपनी दिल्ली को छोड़ करके वो हर जगह अपनी पार्टी का विस्तार करें। लेकिन दिल्ली की और दिल्ली की जनता की, जिन्होंने उनको तीसरी बार चुना है, मैंडेट दिया है, उनको कोई चिंता नहीं है। तो उनका उनकी पार्टी की पार्षदों का कहना है आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, एमसीडी बीजेपी में अपना तीसरा टर्म समाप्त करने की ओर है। आखिरी बजट आप लोग पेश करेंगे अपना, उसके बाद चुनाव होने हैं अगले साल, 5 सीटों पर उपचुनाव भी इस बार होने हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को कि आप लोग वापसी कर पाएंगे, या जो ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं वो संभव हो पाएगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि हम 5 सीट जीत जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जनता इनको देख चुके, इनके कामों को देख चुके। विधानसभा में ये लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अपने निगम के सदन के अंदर ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और मेरी अपील है इनसे, जनता ने इनको चुन के भेजा है सदन में, तो सदन में चुने हुए प्रतिनिधि की तरह ही अपने बात रखें, अपना रिएक्शन दें, ताकि जनता को लगे कि हमने किसी ठीक आदमी को चुन के भेजा। सदन के अंदर तख्ती पाड़ देना मेयर की, जाके अपना कुर्ता पाड़ लेना, ये चुने हुए प्रतिनिधि का काम नहीं होता, नहीं शोभा देता है। तो आज मैं फिर 8 फरवरी है आज। पिछले साल इसी दिन जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। आपके यहाँ से भी आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो विधायक बने, और आपके जो कैंडिडेट थे बीजेपी के वो दूसरे नंबर पे रहे। मुख्य कारण था कांग्रेस का प्रदर्शन ना कर पाना। आप जिस विधानसभा में हैं वहां से अब कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि जो कांग्रेसी खेमा था, जो स्ट्रॉन्ग पिलर था कांग्रेस का, वही आम आदमी पार्टी की तरफ स्विच कर चुका है। 51 से 52% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में। अगर ये ट्रेंड रहता है तो मुकेश जी शायद आप अपनी सीट जो है वो बचा नहीं पाएंगे। देखिए, इससे पहले लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। हाँ। लोकसभा में हम लोगों को तकरीबन इनसे कई गुना वोट मिला था इसी विधानसभा में। ये चुनाव है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग ट्रेंड करता है। तो निगम के चुनाव में हम पहली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे और लगातार जीतते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निगम में मुझे लगता है कि लगातार इस बार चौथी बार भी कंटिन्यू रहेगा। एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, 4 साल करीब आपका कार्यकाल पूरे होने को आया, 4 साल बाद आप लोग आत्मनिर्भर पे आए हैं। या आपके जो आरोपी हैं वो आप पे लगातार आरोप लगाते हैं, जो विरोधी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विरोधी का काम है आरोप लगाना, विरोधी का काम है लगाना, विरोधी का काम है झूठ बोलना। और ये उस नीति से चल रहे हैं कि 1 साल कभी चुनाव का बचा है कि आप अभी से झूठ बोलना शुरू कर दिए। जो इनके प्रभारी हैं या जो इनके प्रवक्ता है, उनके पास कोई तथ्य नहीं होता, कोई पेपर नहीं होता, किसी चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। बट इनकी पार्टी की तरफ से एक एजेंडा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने डेली झूठा हमला करना है, 2 आरोप झूठे लगाने, तथ्य कोई हो या ना हो, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के, बिना किसी के आधार के ऊपर ये हमारे ऊपर लगातार ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं। और जनता को भी मालूम है कि इनमें कोई दम नहीं। लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा बचा हुआ है, 1 साल कुछ महीनों का कार्यकाल पूरा बचा हुआ है। एमसीडी लगातार घाटे में है, आपने खूब प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर भूख हड़ताल की, बावजूद इसके आपको फंड नहीं मिला। अब आपको लगता है कि आप 1 साल इस माली हालत में निकाल पाएंगे? हम ऑलरेडी 1 साल माली हालत में निकाल चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एमसीडी प्रॉफिट के लिए नहीं होती, कोई भी निकाय अगर है या कोई नगर निगम है तो कभी वो जनता के वेलफेयर के लिए होता है, जनता को सुविधा देने के लिए होता है, अपनी जनता के लिए साफ सफाई चीजों मेंटेन करने के लिए होता है। एमसीडी का काम प्रॉफिटेबिलिटी देना नहीं है। लेकिन जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार के मुखिया हैं या वित्त आयोग है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर निकाय के ऊपर कोई आर्थिक संकट आता है तो निकाय को सुचारू रूप से चले, उस पर आर्थिक संकट ना आए, ये सरकार के मुखिया, जो मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद भी अगर कोई उनका आपका पैसा देने के बाद भी अगर निकाय को और पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि निकाय सुचारू रूप से चले। ये एक्ट भी कहता है, ये वित्त आयोग भी कहता है। दिल्ली सरकार तो कह रही है कि आप लोग 25 करोड़ रुपए खा गए, इसलिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको क्यों पैसे दिए जाए? दिल्ली सरकार के पास कोई तथ्य तो है नहीं, तो आप इस पर पलटवार क्यों नहीं करते? हम पलटवार कर रहे हैं, लेकिन 25 करोड़ रुपए कहीं 2500 करोड़ 2500 करोड़ खाया कैसे जाएगा? बुक्स में पैसा आया नहीं, ट्रांजैक्शन हुई नहीं, बैंक में पैसा नहीं आया, किसी ने दिया नहीं, तो खाया कैसे गया? जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये जब नगर निगम को अलग किया गया, हाँ, तब ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हमारे उसमें नोटिफिकेशन में है, हमारा एग्रीमेंट है कि जब तक साउथ दिल्ली नगर निगम का अपना ऑफिस नहीं होगा तब तक वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में बैठेंगे। हम बैठ रहे हैं वहां पे। अच्छा। और वो चेयरमैन जो स्टैंडिंग होते हैं, जब बजट पेश होता है, वो
उनके एजेंडे में होता है, उनका नैतिक अधिकार होता है, उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं, उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। नहीं, 3 दफ्तर बनाना तो वैसे भी कोई समझदारी नहीं है। दिल्ली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वहां से अगर काम सुचारू रूप से चल रहा है पहले तो भी उसको तो चलाया एक ही जाए। निगम में चलता था और अभी भी हम बैठ के सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से मांग भी की है कि आप हमें बताइए, आप हमें पैसा दीजिए, हम अपना ऑफिस अलग से बना लेते हैं। कल देश में एक बहुत बुरा हादसा हुआ, उत्तराखंड में भीषण त्रासदी आ गई है और सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए। वहाँ पे आपकी सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है। आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन को आप लोग टैकल कर पाएंगे? आपने देखा होगा कि आधे घंटे के अंदर कल हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया, हमारे देश के इसी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी बयान आया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उन पर संवेदना प्रकट की, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी किए और आधे घंटे के अंदर सारा एक्शन लेकर के सरकार ने पूरी टास्क फोर्स लगा करके, चाहे वो मिलिट्रीज को या आईटीबीपीज को या एनडीआरएफ की टीमों को, और आपने देखा होगा कि पिछले 4 घंटे में विदिन 4 आवर्स में 13 लोगों की जान भी बचाई गई है। ये प्राकृतिक की आपदा थी और मैं सभी जो हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, निवासी हैं, उनके प्रति हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य की जल्द ठीक हो ये भी प्रभु से कामना करते हैं। और जो हमारे बीच में जो हमारे साथी मजदूर भाई जो नहीं रहे हैं, जो आपदा का शिकार हो गए, उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को शक्ति दे और हिम्मत दे और परिवार को ये दुख सहन करने की भी शक्ति दे। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, मैं ज़्यादा वो क्या कहते हैं वो उन लोगों की तरह नहीं सोचता, विचारकों की तरह जो रियलिटी से थोड़ा सा दूर भागें, कि सरकार के कार्यों के अंदर जनता का सहयोग परस्पर होना चाहिए। इसी क्रम में आपके स्कूल के अंदर जो है जूनियर डीपीएस रीड टू रूम द्वारा कुछ कमरों का निर्माण करवाया गया जो बेहद सुंदर है। मैं आपको उनके फुटेजेस दिखाऊंगा। आपको नहीं लगता कि इस प्रोसेस को दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर, सभी एमसीडी के स्कूलों के अंदर ले जाना चाहिए ताकि बच्चों को एक हैप्पी रूम मिले पढ़ने के लिए? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। हाँ, हमारे पास तकरीबन 568 स्कूल हैं एसडीएमसी के अंदर। 14 इंडिपेंडेंट नर्सरी हैं, टोटल 582 हो गए। इसमें से हमारे पास लगभग 478 में स्मार्ट क्लास ऑलरेडी हैं। 478 में? हाँ, ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे हैं और अपना 177 बिल्डिंग पे 431 टोटल बिल्डिंग है, उनमें 177 पे ऑलरेडी हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल है। इसका आपने देखा होगा, पीछे हमें BSES के द्वारा चेक भी दिया गया है तो हमने सेविंग की थी। ऐसे ही अनेकों कार्य ऐसे और लगभग 340 स्कूलों में हमारे पास साइंस क्लब है और 320 स्कूलों में लगभग हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। तो जो अभी जो समय बचा आने वाले समय 1 साल के अंदर हमारे सारे स्कूल जो हम कहते हैं कि स्मार्ट क्लास लैस होंगे, सारी फैसिलिटीज होंगी, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम स्कूलों में इंस्टॉल कर चुके हैं। जो बचे कुछ स्कूल्स हैं जो बचे हैं, फर्नीचर हर स्कूल में हमने भी नए मॉडर्न तरीके का भी दिया है, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बहुत सारे एनजीओ हमारे साथ काम करना चाहते हैं लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा पिक एंड चूज किया था। बट मैं दोबारा से एक फ्लाइंग टीम का मैं निर्माण कर रहा हूँ, फ्लाइंग टीम बना रहा हूँ, तो ताकि जो स्कूलों का सर्वे करेगी, स्कूलों में रेगुलर चेकिंग करेगी, स्कूलों में रेगुलर जाएगी, विजिट करेगी। और दिल्ली के अंदर से मैंने जो 200 अपनी टॉप कंपनीज हैं वो सब लोग मेरे साथी रहे हैं, पुराने साथी, उनसे मैंने बात की है। हम मोस्ट ऑफ द स्कूलों में एक आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो करिकुलम है, जो हमारे प्रिंसिपल्स के साथ जाकर वार्तालाप करेंगे, उनसे विजन शेयर करेंगे, उनसे बात करेंगे, ताकि हम आने वाले समय में जो हमारे निगम के जो प्राइमरी के स्कूल्स हैं हम उनको पब्लिक स्कूल को भी पीछे छोड़ देंगे। इसी को लेके मुझे लगता है कि मैं एक तो आपने हमको पहले भी बता रखा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस वर्ष आप लोग अपने स्कूल्स में लागू करने वाले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों के ड्रेसिंग सेंस में, यानी कि जो उनकी यूनिफॉर्म है उसके अंदर बदलाव की जरूरत है? वो काफी ज्यादा जो है वो डल लगता है। ड्रेस हमने पिछले 3 साल पहले चेंज की है, पहले ब्लू होती थी लेकिन इस बार आपने देखो शानदार चेक की एक महरून कलर की शर्ट के साथ में बच्चा आता है। और हमने सैटरडे को भी बैग फ्री डे किया ताकि बच्चा स्कूल में आगे प्ले ग्राउंड में आए, बच्चा खेले पाए, तो वो सब चीजें हमने की है। हम इस चीज पे भी दोबारा से एक बार एक रिव्यू ले लेते हैं कि ड्रेस चेंज करने की जरूरत है, कलर कोड चेंज करने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई कमेटी में निकल के आया, रिव्यू आया बच्चों का या प्रिंसिपल्स की मीटिंग में, तो हम इस चीज को भी कर देंगे। हम किसी भी चीज के लिए अडामेंट नहीं है, हम जो अच्छा हो सकता है स्कूल के उसको करने को तैयार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से एक है मल्टीलिंगुअल सिस्टम, उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे आप लोग? क्योंकि हो सकता है कि एक क्लास के अंदर कई तमिल्स बच्चे हो जाएं, कई पंजाबी बच्चे हो जाएं। अब से पहले क्या होता था कि प्राइमरी में लैंग्वेज का इशू रहता था।
और लैंग्वेज के कारण बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। लेकिन मैं स्वागत करता हूँ नई पॉलिसीज का, हमारे मंत्री जी का, और इस पॉलिसी को 13 और भी देश अपना रहे हैं। तो हमने तय किया है कि खासकर प्राइमरी के अंदर, प्री प्रेप से लेकर 5th तक के अंदर हम इस पॉलिसी को सबसे पहले हम लागू करेंगे दिल्ली के अंदर। और जितने भी टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, हम उसको पूर्णतः लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद प्रभात जी। हाँ, ये हमने आपको पूरी की पूरी बात बताई। एमसीडी स्कूल्स को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस बदलाव के लिए आपका शुक्रिया। 1,30,000 बच्चों के इस वर्ष जो है एमसीडी स्कूल्स के अंदर एडमिशन हुए हैं। ये बात दर्शाता है कि एमसीडी स्कूल्स जो है आगे बढ़ रही है। इस वक्त जनरल पब्लिक के अंदर भी कई चीज़ों की जिम्मेदारियां मैं डालना चाहूँगा कि अपने आसपास के स्कूल्स को विजिट कीजिए। अगर कोई समस्या है तो उससे जनप्रतिनिधि को रूबरू करवाइए, ताकि जनप्रतिनिधि जो है उस पर एक्शन ले सके। याद रखिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और आम जनजीवन की चीज़ें राजनीति से दूर होनी चाहिए। उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, तो सबका सहयोग भी होना चाहिए। मैं हमेशा से एक चीज़ को कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं जिसका पालन सभी को करना चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ सोचिए। धन्यवाद।